आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रविवार की शाम मैं अपने घर पर था और थोड़ी बहुत साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई करते करते मुझे घर की अलमारी में एक पोटली पड़ी हुई दिखी जिसके अंदर काफी सारे कागज रखे हुए थे। मैंने उस पोटली को अलमारी में से निकाला और उसे खोलकर जमीन पर बैठ गया। पोटली खुलते ही अंदर का कागज घर में चारों तरफ फैल गया। बहुत सारे कागज थे, किसी का खत था तो किसी के शादी का कार्ड। अभी मैं एकाएक उन सभी कागजों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक पुराने से दीमक लग चुके चिट्ठी पर गई। चिट्ठी मेरे दोस्त सुमित की थी, तब की जब एक बार सुमित की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं उसे देखने भी गया था। उस चिट्ठी को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना एक बार सुमित के पास से होकर आया जाए। वैसे भी इन दिनों ऑफिस की छुट्टियां चल रही थीं, लिहाजा मैंने कल ही निकलने का फैसला किया। फिर मैंने फटाफट घर साफ किया और रात का खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। अगली सुबह मैंने सुमित के गांव जाने के लिए बस पकड़ ली। सुमित का गांव मेरे यहाँ से काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा और हो सकता है शाम भी हो जाए। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बस जब सुमित के गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकी तब तक अंधेरा हो चुका था। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए मैं बस से नीचे उतरा। बस के जाते ही मुझे वहाँ की खामोशी का अंदाजा हुआ। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिख रहा था, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। बस स्टॉप पर अगर चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ सिर्फ एक सड़ा हुआ सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था राजगढ़ बस स्टॉप। यहाँ तलक कि बस स्टॉप में लोगों के बैठने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। जब गांव के इन इलाकों का ये हाल है तो बस्ती में कैसा होगा, यही सोचते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा ताकि सुमित के घर तक के लिए कोई सवारी मिल जाए, क्योंकि सुमित का घर बस स्टॉप से काफ़ी दूर था, लगभग 8 किलोमीटर। पिछली बार मैं गलती से पैदल ही निकल गया था। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में एक ऑटो मिल गया था, मगर फ़िलहाल तो मुझे कोई ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा। मैंने सोचा गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए। लिहाजा मैं धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा। बस स्टॉप की तरह ही रास्ता भी एकदम खाली था। कुछ देर चलने के बाद मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर हाँ रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी कुछ सामानों से लोड थी। मैं तेज कदमों से चलकर उस बैलगाड़ी के पास गया तो देखा कि बैलगाड़ी चालक अपनी जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से बोला, भाई साहब, ये ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? आवाज़ सुनकर बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा। मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखने के बाद उसने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वो अब नहीं मिलेगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? इस पर मैं बोला, यहाँ कोई प्रसिद्ध इमली का पेड़ है ना, उसके सामने जो बड़ा सा घर है। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, समझ गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ सामान लेकर। पीछे बैठ जाइए, मैं आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी वाले के ये बोलते ही मैंने एक नज़र पीछे देखा तो पीछे सामान भरा पड़ा था। मैं उन सामानों को देखकर सोचने लगा कि बैठूंगा कहाँ,
इतने में ही सामने से बैलगाड़ी वाला बोला, अरे साहब, जाना है तो बैठिए ना, वरना हमें जाने दीजिए। बैलगाड़ी वाले से ये सुनकर मैं फटाफट गाड़ी में चढ़कर बैठ गया, क्योंकि मैं 8 किलोमीटर चलकर अपने पैर नहीं तुड़वाना चाहता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी। इसी दौरान जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटों के बाद पैदल इंसान से भी धीरे चलकर बैलगाड़ी उस इमली के पेड़ के पास पहुंची। मैं बैलगाड़ी से उतरा और उस आदमी को कुछ पैसे थमाकर वहां से रवाना कर दिया। जहां इमली का पेड़ था, ठीक उसके दूसरी ओर सुमित का बड़ा सा घर था। हालांकि वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा था, मगर चांद की रोशनी में मैं सुमित के बड़े से घर को साफ तौर पर देख पा रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जमीन की ओर इतनी झुकी हुई थीं जैसे अभी गिर पड़ेंगी। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां का प्लास्टर ना छूटा हो। घर की ऐसी हालत देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा घर और ऐसी हालत। खैर, मैं चलकर घर के दरवाजे पर गया। दरवाज़ा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला। शायद घर का नौकर होगा, ये सोचकर मैंने उनसे बोला, काका, सुमित है? ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। एक के बाद एक कमरे पार होते गए, मगर वो बूढ़ा रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में घुस गया। उसके पीछे मैं भी घुसा तो पाया कि कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उस आदमी के बाल ऐसे थे जैसे कभी आग से जल गए हों। शरीर एकदम पतला, किसी कंकाल की तरह था, लेकिन चेहरा थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी मैं उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो आदमी बोला, क्या भाई, अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा है? इस पर मैं हैरान होते हुए बोला, सुमित, तू ये क्या हाल बना रखा है तूने? और ये घर को क्या हुआ? इस पर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, और तू तो जानता है मैं अकेले रहता हूँ। इस पर मैंने पूछा, क्यों, ये काका है ना? इस पर सुमित थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, ये नाम मत ले साले का, गद्दार। जिस पर मैंने सुमित को शांत करते हुए बोला, अच्छा वो सब छोड़, अब कैसी है तबीयत? तो सुमित बोला, अब क्या, अब तबीयत ठीक ही रहेगी। देख, रात बहुत हो गई है, तू खाना खा ले और सो जा। जिसके बाद सुमित के नौकर ने खाना लगा दिया। फिर मैंने खाना खाया और खाना खाकर मैं और सुमित एक ही बिस्तर पर लेट गए। सफ़र के थकान के चलते मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे नाक में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा, मगर मुझे ऐसा कुछ जलता हुआ दिखा नहीं। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सुमित पर गई, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सुमित का पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर से उठा और उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगा। जैसे तैसे मैं उस घर से निकलकर बाहर निकला और उस घर से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं जब उस घर से थोड़ा दूर गया तो मुझे रास्ते के किनारे वही बैलगाड़ी खड़ी दिखी
जिसकी मदद से मैं यहाँ तक आया था। मैं उस बैलगाड़ी के पास गया तो पाया कि वो बैलगाड़ी वाला पीछे की ओर मुंह करके अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त बैलगाड़ी वाले को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाले ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, साहब जरा देखिए तो, उनका चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं दिखता था। इतना कहकर जैसे ही वो बैलगाड़ी वाला मेरी ओर पलटा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा भी सुमित की तरह ही एकदम जला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मैं उठा और किसी तरह से बस्ती तक गया। बस्ती के लोगों को सारी बात बताने पर पता चला कि एक वक्त पर सुमित के पास बेशुमार दौलत थी, मगर उसके नौकर को उसकी ये रहीसी पसंद नहीं आई और उसने सुमित को मारकर सारी दौलत अपने नाम करने का सोचा। मगर वो जानता था कि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उस बैलगाड़ी वाले को भी अपने साथ मिला लिया। और एक दिन रात को उन दोनों ने नींद में ही सुमित को जिंदा जलाकर मार दिया। मगर सुमित को मारने के बाद वो दोनों भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। सुमित की आत्मा ने उन दोनों को भी एकाएक जिंदा जलाकर मार डाला और तभी से उस नौकर और सुमित की आत्मा उस घर में और बैलगाड़ी वाले की आत्मा रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।